आज भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। रात 11:15 से शुरू होगा ग्रहण और रात 2:34 पर खत्म हो जाएगा। नहीं रुक रही कोरोना के मामलों की गति। करीब 10,000 नए केसों के साथ कुल संख्या 2,26,770 पर पहुंची। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। कोरोना प्रकोप के कारण कम हुआ राजस्व। अमेरिकी कंपनी का दावा, बन गई है कोरोना की दवा, इंसानों पर शुरू हुआ परीक्षण। शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए बंद रहेगा देहरादून। पूरे शहर में होगा सैनिटाइजेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट की खबर के साथ, जहां पूरे देश भर में कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे में देश में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इतने ही समय में 273 मरीजों की जान भी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,770 पहुंच गई है। वहीं अभी तक 6,348 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले एक दिन में 9,851 मामले मिले हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में 77,793 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 41,402 सक्रिय मरीज हैं और 33,681 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अब तक 2,710 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी कड़ी में बात करें राजधानी दिल्ली की, तो अब तक 25,004 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 14,456 सक्रिय मरीज हैं। वहीं 9,898 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा 650 मरीजों की मौत हो चुकी है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज यानी कि 5 जून को लगने वाला है। ये ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण न होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। 5 जून को लगने वाले उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:15 से शुरू होगा और रात 2:34 पर खत्म हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी दिखाई देगा। इसके अलावा आज यानी कि 5 जून को पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते खतरों को रोकने और इससे सुरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण सुधारने और इसे बिगाड़ने के लिए मानव जिम्मेदार है। ऐसे में हमें पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। कोरोना संकट के दौरान प्रकृति का नया रूप सामने आया है, जो बताता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे पर्यावरण को बेहतर बनाकर और सुंदर बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में पंचायत सदस्य सरिता रावत, प्रधान लामकांडे भूपेंद्र सिंह मानवाल, प्रसिद्ध पर्यावरणविद वृक्ष मंत्री डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी समेत वन दरोगा सकलानी रेंज जयपाल सिंह गुलेरिया के साथ ग्रामीणों और एनएसएस के स्वयंसेवियों ने सघन पौधारोपण किया, जिसमें नाशपाती, अखरोट, पुलम के 50 पौधों का रोपण किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि शनिवार और रविवार 2 दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था, फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही राशन की कालाबाजारी की शिकायत न आए, इन सभी चीजों को लेकर निर्देश भी दिए गए और अगर किसी में भी किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने टेस्टिंग को बढ़ाने और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा है। किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर शासन को तत्काल अवगत कराया जाए। कि देहरादून की सब्जी मंडी को हम बंद कर रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे और संडे, देहरादून को पूरे बंदीकरण का निर्णय ले रहे हैं। ये आदेश हो चुका है और 2 दिन देहरादून को सैनिटाइज किया जाएगा।
उत्तराखंड में शुरू होने वाली प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमित संख्या में यात्रा शुरू हो सकती है। यात्रा के संबंध में 8 जून के बाद फैसला लिया जा सकता है। मदन कौशिक ने बताया कि परिवहन सेवाओं के शुरू करने पर भी मंथन चल रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यात्राओं को शुरू करने से पहले सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे और कोरोना से बचाव के लिए सरकार समुचित व्यवस्था भी तैयार करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लड़ने में नाकाम है क्योंकि राज्य सरकार ने समय रहते सही निर्णय नहीं लिया है, जिसके चलते राज्य में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो भारत सरकार की गाइडलाइन भी आने वाली है। हमारी गाइडलाइन हमने बना ली है कि हम जो चारधाम यात्रा है या हमें अन्य धार्मिक यात्राएं हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, कितनी संख्या में जाएंगे, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के आधार पर एक समय में कितने लोग जाएंगे, उस शहर की कितनी कैपेसिटी है, उस शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कितने लोग जाएंगे, वहाँ कितने होटल हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, वहाँ कितनी लोगों को एक साथ रात को एक कमरे में एक व्यक्ति ठहरा, ये सारी चीज़ें जिस पर हमारा वर्क चल रहा है। और निश्चित रूप से हम इस यात्रा को लेकर सीमित संख्या में सुरक्षित रूप से और एक नियमित रूप से यात्रा चले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार चारधाम यात्रा को निर्णय लेने जा रहे हैं। हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पहले सरकार उसको खड़ा करने का काम करेगी। क्योंकि जब चारधाम यात्रा खुलेगी तो स्वाभाविक बात है सिर्फ जो है राज्य के लोग नहीं जाएंगे बल्कि बाहर से भी लोग चारधाम यात्रा में जा रहे हैं। तो जो हकूकधारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनको एक शंका है कि ऐसी परिस्थितियों में कोरोना की महामारी और ज़्यादा फैल सकती है। मैं समझता हूँ उनका जो डर है, उनकी जो आशंका है वो काफ़ी हद तक जायज़ है। क्योंकि जो हालात हैं, पहले हम कहते थे कि 9 जनपद हमारे ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है, आज वो भी ऑरेंज जोन में आ गए हैं। तो सरकार जो कोरोना की महामारी को नहीं संभाल पाई, उस दिशा में समय रहते हुए कोई त्वरित गति से कदम नहीं उठा पाई, जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा आज उत्तराखंड के लोग हो। इसीलिए चारधाम यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सरकार को सभी बंदोबस्त करने चाहिए। कोरोना की महामारी चारधाम यात्रा की वजह से ना फैले, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और अब हमारे सामने आगे बरसात भी है और बरसात में तो चारधाम यात्रा और भी कठिन होगी। सरकार उसके लिए पूरी तैयारी करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व जो अब तक की स्थिति रही है विगत वर्षों में, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और सुनिश्चित करते हुए की जाती थी। लेकिन अभी तो कोई, मुझे लगा नहीं है कि सरकार ने कोई काम जो है चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए इस राज्य के अंदर किया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की खबर का, जहां किसानों और आढ़तियों की आग्रह पर पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी रविंद्र सिंह आनंद ने किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी। किसानों और आढ़तियों द्वारा आनंद को अवगत कराया गया कि मंडी समिति द्वारा कोरोना वायरस के चलते बहुत से ऐसे नियम कानून निकाले जा रहे हैं जिसके चलते किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कल से मंडी समिति को पूरी तरह से लॉक किए जाने का फरमान समिति द्वारा जारी किया गया है, जिसके चलते किसानों के उत्पाद जो कि दूर दराज क्षेत्रों में मंडी समिति आते हैं या तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे या फिर खेत में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। इस पर मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र आनंद भड़क उठे और उन्होंने किसानों और आढ़तियों को हर प्रकार से मदद करने और उनके साथ खड़े होने की बात कही।
उन्होंने कहा कि वो मंडी समिति सचिव और जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करेंगे। यदि फिर भी समिति द्वारा उत्पीड़न जारी रहा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना रायवाला पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 65 पौवे देशी शराब जाफरान की तस्करी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को जाफरान की तस्करी करते हुए सत्यनारायण मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पहचान सोनू चौहान निवासी मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज भी कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे रुख करेंगे ऋषिकेश की खबर का, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जरूरतमंदों को किट वितरण कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष अपने संबोधन में कह रहे थे कि क्यों ना हम अपने भोजन की पहली रोटी निकालकर गौग्रास के रूप में गाय को दे। ठीक उसी समय दोनों तरफ पंक्ति में खड़े राशन प्राप्त करने वाले जरूरतमंदों के बीच में गाय ने प्रस्थान किया और सीधे विधानसभा अध्यक्ष के करीब पहुंच गई। अग्रवाल ने भी रोज की तरह इस बार भी गाय के लिए गौग्रास निकाला और गाय को खिला दिया। बता दें कि नियमित दिनचर्या में शामिल गौग्रास देने की परंपरा कई वर्षों से चलती आ रही है। उन्होंने गाय को गौग्रास दिया और गाय कुछ देर सब लोगों के बीच में रुककर वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गई। ये वाक्य देखकर सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चलना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। तो इस बात को कहने के बाद जब मैं राशन किट दे रहा था तो उस समय मैंने एक आग्रह और भी किया कि जब मैं आपको राशन दे रहा हूँ तो जैसा मैं करता हूँ वैसा मैंने उस नाते उनसे आग्रह किया कि हमारे यहाँ पहले से परंपरा रही है कि हम अपने पहली रोटी गाय के लिए निकालें। और आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन में अनेकों लोग ज़रूरतमंद हो सकते हैं, बेरोज़गार हो सकते हैं, उनको आर्थिक का संकट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी गाय हैं जिनको हम लोग ये कहते हैं कि सड़कों पे घूम रही हैं, आज उनके सामने भी वो संकट है कि उनका भोजन, उनको ग्रास कैसे दिया जाए। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि पहली रोटी आप गाय को दें। जैसे मैं ये बोल रहा था तभी कैंप कार्यालय के अंदर एक गाय प्रवेश करती है और सीधा मेरे पास आती है। हालांकि उस समय मुझे गाँव ग्रास उसको देना ही था, वो मैंने दिया भी। और ये नज़ारा मुझे देख के खुद को भी अच्छा लगा। और आज मैंने घर पे आके भी अपनी श्रीमती से भी बताया कि आज मेरे सामने ऐसा मुझे एक नज़ारा देखने को मिला, यानी कि बहुत सुंदर मुझे लगा। और गाय जैसे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई हो या ये संदेश देने के लिए आई है कि भैया हमें भी जो है एक रोटी की आवश्यकता है, या जब जरूरतमंद और हो सकते हैं तो मैं भी जरूरतमंद हूँ। तो ये देख। आयुष शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत ने विधानसभा के कक्ष कार्यालय में लालढांग चिलर खाल मोटर मार्ग के पुनरीक्षित आंगणन विषय पर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के हित के लिए इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य होना अति आवश्यक है। ये कोटद्वार जोड़ने वाला महत्वपूर्ण लिंक मार्ग है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि लालढांग चिलर खाल मोटर मार्ग के निर्माण के साथ साथ व्यवहारिक प्रस्ताव और कार्य योजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मार्ग में पड़ने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई का पुनः आंकलन किया जाए। देखिए, आज लालढांग चिलर खाल को लेकर चीफ वाइल्ड वार्डन भर्तरी जी, जो लैंड ट्रांसफर के नोडल अधिकारी हैं शर्मा जी, राजेंद्र पार्क के डायरेक्टर, शिवालिक के कंजर्वेटर और पीडब्ल्यूडी की चीफ, इन सब के साथ मैंने आज बैठक की है और एक कार्य योजना बनाई है जो भारत सरकार ने शर्तों के साथ हमको इस सड़क की स्वीकृति दी है। उनमें कुछ में ये आज तय हुआ है कि उसमें जैसे पुल की हाइट 8 मीटर का है, तो हमने कहा कि जो 5 मीटर हाइट रखी जाए। और दूसरा कि उन्होंने कहा कि 705 मीटर ब्रिज बनना चाहिए। 200 मीटर ब्रिज हम पहले ही बना चुके हैं। और हमारा कहना ये कि जो जंगल का हिस्सा है 4.7 मीटर, उतना ही पुल बनाया जाए, जिसपे से 200 मीटर पुल बन चुके हैं। तो लगभग 250 मीटर पुल और बनने चाहिए, क्योंकि प्रदेश के सरकार के पास इतना धनराशि पैसा नहीं है कि इतना बड़ा पुल बनाया जा सके। इन सब को लेकर कुछ में भारत सरकार से दिशा निर्देश लेने की बात हुई है कि जिससे भारत सरकार इसमें शिथिलीकरण कर दे। तो मुझे लगता है कि अब हम बहुत जल्दी सड़क के निर्माण को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो काम पिछले दिनों से रुका था, अब जैसी ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं
तो मैं सोचता हूँ इस सड़क पर तुरंत काम शुरू करने की स्थिति में है। और ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय लॉकडाउन के समय, इस महामारी के समय कोटद्वार के लोगों ने, हरिद्वार के लोगों ने, गढ़वाल कुमाऊं के लोगों ने महसूस किया कि अगर हमारी ये सड़क बनी होती तो हमको नजीबाद होकर, यूपी होकर नहीं गुजरना होता। कई बार बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को इस महामारी के समय में इस सड़क के न होने के कारण हुआ है। और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब इस सड़क का बनना, ये सड़क बननी ही चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि अब इस सड़क बनने के लिए अब इस रास्ता जो बहुत जल्दी क्लियर हो गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद एहतियातन तौर पर मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया था, जिसके बाद सप्ताह भर बाद तमाम कैबिनेट मंत्री विधानसभा पहुंचे और शासकीय कार्यों को निपटाया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल ने विधानसभा पहुंचकर शासकीय कार्य निपटाए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि रोजाना की स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मंत्री स्वस्थ हैं, जिसके बाद आज से काम शुरू कर दिया गया है। नहीं, क्वारंटीन का समय ये कोई किसी प्रशासन ने तय नहीं किया था। अभी तो स्वयं ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने तय किया था कि हम 1 सप्ताह तक, जिस दिन कैबिनेट थी, हम क्वारंटीन में अपने आप को रखेंगे, सेल्फ क्वारंटीन में। तो हम लोग घर पे रहे हैं और घर पे रहते हुए हमने प्रत्येक दिन CMO या जो भी डॉक्टर्स आए हैं उन्होंने जो स्क्रीनिंग वगैरह की है वो लगातार हुई है। और बाकी जो और उनके पैरामीटर्स होंगे उनके अनुसार उन्होंने जानकारी प्राप्त की है। लेकिन 1 सप्ताह के बाद सारे मंत्री स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और आज सभी अपने काम पर लौट आए हैं। जिस तरह पिछली कैबिनेट में महाराज जी आए थे, उसके बाद जो पॉजिटिव निकले, उसके बाद एहतियात के तौर पर हम लोगों ने अपने को सेल्फ क्वारंटाइन करने का निर्णय लिया, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं और दिन भर में सैकड़ों लोगों को हमसे मिलना होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बाई दी वे संक्रमित हो गए होते तो कहीं समाज के दूसरे लोगों पर इसका प्रभाव न पड़े, इसलिए हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन होने का निर्णय लिया। और आज जो स्थिति है, आज हम लोगों ने काम संभाल लिया है, 1 हफ्ता पूरा हुआ है। और मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आज इस बीमारी से, इस महामारी से हम लोग केवल एहतियात बरत कर ही जीत सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम जो एडवाइजरी है उसका संपूर्ण पालन करें। जो हमारी सोशल डिस्टेंस, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसको मेंटेन रखें, मास्क पहनकर। और ज़्यादा कोशिश यही करें कि कम से कम लोगों के संपर्क में आए। और ये जो इसके आज तक की जो संभावनाएं दिख रही हैं, जिस तरह से जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट मोर्टेलिटी रेट से बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल एहतियात बरतना है। और मुझे लगता है कि ये वायरस काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। हम थोड़ा 5, 7, 15, 10, 12 दिन अगर एहतियात बरतते हुए चले तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में फिर हम लोग सामान्य जीवन जी सकेंगे। और जो हमारी, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ अपनी, तो हमारे उद्योगपति जो उद्योग हमारे हैं वो अपना उत्पादन देने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और जिस तरह हम लोगों ने अपने जो रिटर्नीज हैं तमाम पूरे देश में, हर राज्य में, जिनको माइग्रेंट्स भी कहा गया, ये लोग जो वापस आए हैं, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि इन लोगों को और स्थानीय नौजवानों को किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, MSME के माध्यम से इनको स्वरोजगार की संभावनाओं को हम लोग और मजबूती कर सकें। इसके लिए कई योजनाएं, मसलन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना और मुख्यमंत्री एकीकृत विकास योजना के साथ साथ हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राज्य कृषि विकास योजना और तमाम योजनाएं, और MSE के माध्यम से जिस तरह से हम लोग आते हैं, जो हमारे स्किल्ड हैं, आप सभी लोगों से निवेदन भी कि अपना पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि आपकी भविष्य को बनाने के लिए, आपकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जो संभावनाएं हो सकती है उनका परीक्षण करके हम आपको, आपका स्किल भी डेवलप कर सकें और आपको स्वरोजगार के रास्ते में आगे भी बढ़ा सकें। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य और संयम की। और मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, धैर्य और संयम से काम लें, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
किसानों की समस्याओं के समाधान ना होने पर किसान कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी हां, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी सुरेंद्र सोलंकी के दिशा निर्देशानुसार उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने राज्य में किसानों की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को सौंपा। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी जी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को भाजपा सरकार बढ़ावा दे रही है। अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन करेगी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।